हैं तो आपके साथ और भी लोग शामिल थे इस मेरी फ्रेंड्स थी स्कूल की। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कोई ना कोई सहयोग करता है तभी हम एक संस्था बना पाते हैं। अकेले तो कुछ भी संभव नहीं होता है। आपने बताया कि संस्था जो है बहुत अच्छे से चल रही है, जितना आपने नहीं सोचा था उतना भी काम अब इसमें हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आगे की बात की जाए तो क्या योजनाएं हैं आपकी? आगे के लिए मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें वो प्लीज़ हमारे से ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट है और हमें बहुत लोगों की ज़रूरत है, यंगस्टर्स की ज़रूरत है जो इस काम में आएँ और हेल्प करें, क्योंकि हमें कई गौशाला ठीक करनी है। गौशालाओं में भी आजकल बहुत सारे गौशाला मैं नहीं कह सकती कि अच्छा काम ही कर रहे हैं, क्योंकि स्मगलिंग गौशाला से भी हो रही हैं। वो एक गढ़ बन गया है जहाँ सारे गाय इकट्ठी होती हैं और रात रात को ट्रकों से लेदर के लिए और गायों के हत्या के लिए निकल जाती हैं गायें। तो गौशालाओं में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और गौशालाओं में क्या हो गया, धीरे धीरे डेयरी बन गई हैं, सबका फोकस दूध पे हो गया है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमारे को दूध से फोकस हटाना है। आज आप देखोगे जो बाज़ार में जो दूध मिल रहा है वो इतना अडल्ट्रेटेड दूध मिल रहा है कि हमें खाली एक आदत की वजह से हम वो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दूध के बहुत ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वीगन हो गए हैं और मैं खुद भी 6 महीने पहले वीगन हो गई हूँ। जैसे मुझे ये डेयरी इंडस्ट्री की क्रूल्टी का पता चला तो मेरे से बाज़ार का दूध नहीं पिया जाता, ना कोई बाज़ार का लिया जाता। अगर मैं लेती हूँ तो मैं देखती हूँ उसका सोर्स क्या है दूध का। अगर वो दूध अहिंसक है, अहिंसक दूध मैं वो दूध मानती हूँ जहाँ पे बछड़े को भी पाला जाए, बछिया को भी दूध पिलाया जाए और जो बाकी बचे वो थोड़ा बहुत दूध हम लें। और हमारे को दूध की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं होती, हमारी एक हैबिट बन गई होती है जिसमें हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है अनुराधा जी, जब हम कहते हैं कि जैसे आपने उदाहरण भी दिया ब्रिटिश महिला का अभी, तो हमारे यहाँ एक चीज़ जो बड़ी बुरी भी लगती है कभी कभी कि एक कनेक्ट जो होना चाहिए पशुओं के साथ, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स की बात हो या पर्सनल उसमें भी देखें, तो वो कनेक्ट नहीं नज़र आता है। वो जो इमोशनल टच होना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आता, जो केयरिंग अप्रोच होनी चाहिए। तो क्या लगता है क्यों हम ऐसे हो गए हैं? इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? आई थिंक आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है ना, वो इतनी एक भागा दौड़ी की और एक रेस जैसी हो गई है। और मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि ग्रीड सबके बॉटम पे एक ग्रीड जगह ले ही लेती है, जहाँ हमको और अपने लिए चाहिए केवल। और हम ये नहीं देख रहे कि हम जब तक इन्वायरमेंट को वापस नहीं देंगे हम उसको हज़म नहीं कर पाएंगे। वो हमें कहीं ना कहीं या तो बीमारी के रूप में आएगी या कोई और तकलीफ़ की तरह आएगी। तो यही हमारी एक वेकिंग होनी चाहिए, यही हमारे ह्यूमन बीइंग होने का एक ग्रोथ फैक्टर होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें। अब हम जैसे गाय का काम करते हैं तो हम ये नहीं कि हम कोई पशु अगर तकलीफ़ में होगा तो हम उसकी केयर नहीं करेंगे। हम ये नहीं कि अगर हम कहीं पेड़ कटता हुआ देखेंगे तो हम उसको नहीं रोकेंगे, बल्कि हम हर गौशाला में कोशिश करते हैं कि हम पेड़ भी लगाना शुरू करें, क्योंकि उससे छाया भी मिलती है गाय को। और देसी गाय जो हमारी है वो इतना कम मांगती है, मतलब मेरा जैसे उसके साथ जुड़ाव हुआ है तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ ये सारी चीज़ें कि वो हमसे कितना कम मांगती है। वो कैसे भी रह लेती है, उसको कुछ भी ना तो वो मुंह से कोई तकलीफ़ की जवाब निकालती है। तो उसको एक पेड़ की छाया चाहिए केवल रहने के लिए, थोड़ा सा घास चाहिए खाने के लिए। तो हमने एक अडॉप्ट अ काउ प्रोग्राम भी निकाला है, जिसमें हम कहते हैं कि देखिए एक गाय को पालन करने के लिए 50 रुपया प्रतिदिन लगता है। तो आप किसी भी गौशाला के साथ जुड़ें जहाँ अच्छा काम हो रहा हो। ये ज़रूर चेक करिए कि वो गौशाला नीडी है, क्योंकि बहुत गौशाला ऐसी है जिनके पास बहुत धन है उनके बैंकों में, और वो मंदिर बना रहे हैं गौशाला में, सत्संग हॉल बना रहे हैं, लेकिन गाय का ऑपरेशन थिएटर नहीं बना रहे, जो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगेन एक विदेशी औरत है साउथ में, और उन्होंने सबसे पहले गाय का ऑपरेशन करा। जो सड़क से उन्होंने गाय बचाई, उनके ऑपरेशन किए तो 50-50 60-60 किलो प्लास्टिक निकला है गाय के पेट से। तो ये वाला ऑपरेशन और कोई नहीं कर रहा, कोई भी गौशाला नहीं कर रही। जो हम यहाँ सड़क पे आप जो गाय देखते हैं उनको देखेंगे आप, काफ़ी बड़ा पेट है, वेल फेड लग रही हैं, क्योंकि वो गार्बेज खा रही हैं। अब गाय के जो दांत हैं वो इस तरह के हैं कि वो चीर फाड़ नहीं कर सकती। तो अगर हम कोई भी थैली में अपने घर का कूड़ा, खाने का कूड़ा ऐसे भर के डाल देते हैं, सब्जियों के छिलके, तो वो खाने के चक्कर में गाय वो पूरा प्लास्टिक का बैग खा जाती है और वो बहुत धीरे धीरे तड़प के मरती है। वो एक दिन में नहीं मरती, क्योंकि उसके पेट में पूरा ये क्लॉगिंग हो जाता है। तो उन्होंने फिल्म भी बनाई है द प्लास्टिक काउ, और उन्होंने एक केस भी डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि ये प्लास्टिक बैन को लेके, क्योंकि ये तो इतना पता ही है सबको कि कितना एनवायरमेंटली सारी चीज़ को हार्म कर रही है। तो 50-50 60-60 किलो गाय के पेट में से प्लास्टिक निकलता है।
Day in and day out, health experts tell us that we are what we eat. So, what does it make cows who, on the evidence of the surgery we've just witnessed, feed largely on plastic? What does it make them if not plastic cows? Plastic cows that do not come with the indestructibility of plastic bags, which, as the plastic industry tells us, have 9 lives. Cows, let's not forget, have only one. Is it not staggering that 50 kilos of plastic is routinely found inside cows during surgeries? Is it not staggering that all the big fat cows we see on the streets are so not because they are well fed, but simply because they are bloated with all the plastic waste they ingest at garbage dumps? आज की लाइफ में हम देखते हैं कि हम लोग अपने ही काम करते करते कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। आपसे अगर पूछें कि आप तो ऐसे सोशल कॉज के लिए काम कर रही हैं और जैसे आपने कहा कि जगह जगह कूड़ा है वो आपको परेशान करता है, जिस तरह से फर्टिलाइजर्स में हम देखते हैं कि चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो आपको विलित करती हैं, तो आप कैसे कोप अप करती हैं? गुस्सा नहीं आता आपको? फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? मेरे को लगता है कि गाय के काम से करते करते कुछ कामनेस मेरे अंदर भी आ गई है, क्योंकि अब मैं ना रिज़ल्ट नहीं देखती हूँ। क्योंकि हम जब भी रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं ना कि हमें ये करना है, ये करना है, हमें ये मिलना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, जहाँ हम ये लगा देते हैं तो टेंशन, दिमाग में स्ट्रेस आ ही जाएगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा बताएं अनुराधा जी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये देखिए, आज ये जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, आई नो इट्स अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुई थी। ये पहले बायो वॉरफेयर के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 में काम शुरू हो गया था, लेकिन वॉर एंड हो गई। तो जो उन्होंने फैक्ट्रियां तैयार की थी वो बायो वॉरफेयर करने की, वो डिफंक्ट सी हो गई थी। तो उन्होंने ये देखा कि जहाँ वो चीज़ डाली जा रही है, जो उन्होंने उत्पाद क्रिएट किए थे, वहाँ पे फसल बहुत अच्छी हो गई है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हमारी दुनिया में पैदा हो गए और इसका ऊपर हमारी डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई। अब पंजाब में इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है इसकी कि वहाँ का जो पानी है वो भी जहरीला हो गया है। और भटिंडा से एक ट्रेन निकलती है, कैंसर एक्सप्रेस, जो बीकानेर को जाती है, क्योंकि पंजाब में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दिस इज़ द गिवन ऑफ द फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड जो हम खाते हैं, फसल से, फलों से, सब्जियों से, सब चीज़ में डल रही है। हम जब वो स्प्रे करते हैं तो हम जो गुड कीटाणु हैं उनको भी मार देते हैं और हम अपनी ज़मीन को बंजर कर देते हैं। हमें हर साल उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र, डीएपी, यूरिया, ये सब डालना पड़ता है और ये सब इतने जहरीले पदार्थ हैं, लेकिन हम आंख बंद करके उनको आज खा रहे हैं। कुछ लोगों ने ये प्रयास किया है जिसको उन्होंने नाम ऑर्गेनिक दिया है या नेचुरल खेती दिया है, तो वो लोग ये सब कुछ नहीं यूज़ करते और वो गौ आधारित खेती करते हैं। गाय के गोबर, गाय के गौमूत्र से ही सारे उत्पाद बना के वो खेती करते हैं। अब हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दें, ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दें, और उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जो किसान ये कर रहे हैं पैदावार, उनके पास कोई बेचने का ज़रिया नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो मंडी में बेचते हैं तो उनका सामान सारे सामान के साथ मिक्स हो जाता है, उनके पास अलग मंडी नहीं है, उनके पास अलग आउटलेट्स नहीं है। अगर दिल्ली में कोई सब्ज़ी सप्लाई करना चाहता है तो उसको सोना से या गुड़गांव से या कहीं से भी जो सब्ज़ी लानी पड़ती है, तो उसके लॉजिस्टिक्स इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं कि ऑर्गेनिक पदार्थ सब बहुत महंगे हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, जबकि वो होने चाहिए सस्ते आमतौर से। तो इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मस्ट टॉक विद ऑर्गेनिक फार्मर्स और उनकी प्रॉब्लम को समझें। आपको मालूम है कि अगर हमारी गवर्नमेंट इस पर सीरियसली और विद विल कोशिश करे, हमारे फार्मर सुसाइड्स रुक सकते हैं, हमारी बरसात की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि हम जब गोबर खाद और ये मूत्र यूज़ करते हैं खेतों में, तो इसको एक तो पानी की ज़रूरत कम होती है, इसमें वाटर रिटेनिंग पावर होती है, और ये एक खाद होता है हमारे अर्थवर्म्स के लिए। तो अर्थवर्म ज़मीन में 50 फुट नीचे रहते हैं, लेकिन जब हम ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो वो अपनी समाधि में ही रहते हैं, वो ऊपर आते ही नहीं। लेकिन हम उनके लिए जब ये गोबर और मूत्र के खाद डालते हैं तो ये उनके लिए खाने का एक वो है, भोजन है उनका। तो हम कह सकते हैं इसके लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है ताकि सब तरफ लोग जागरूक भी हों और वो समझें कि किस तरह हमें गायें जो है उनको बचाने की ज़रूरत है और उनके सही महत्व को समझने की ज़रूरत है। देखिए, आज इंटरनेट एक ऐसी चीज़ मिल गई है, हमारे टूल मिल गया है जहां हम कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं। तो आप जहां पे भी जो भी करना चाहे, आप अपने ही प्रदेश में देखिए
अपने ही पास में देखिए, कहीं दूर नहीं जाना है, कोई एक सेंट्रलाइज्ड इसका होना ही नहीं चाहिए। दिस शुड बी स्प्रेड आउट ऑल ओवर, बिकॉज जहाँ भी गाय हो वहाँ पे ही ये चीज़ें उपलब्ध हों। तो वो लोग बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे किसानों के साथ जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली खेती की है, और वो आज बहुत सक्सेसफुल फार्मर्स हैं जो बिल्कुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र नहीं खरीदते। तो और ये बहुत लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि हम नॉर्मल लाइफ में भी हमें फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपसे पूछें कि आप ये संस्था चला रही हैं तो फैमिली सपोर्ट आपको कितना रहता है? माई फैमिली सपोर्ट्स मी, लाइक कहीं पे भी मुझे कुछ भी काम के लिए जाना होता है पूरा इनपुट देते हैं। मेरी डॉटर्स हेल्प करती हैं मुझे ये सब पैकेजिंग में, डिज़ाइनिंग में, सोशल मीडिया में कुछ भी काम करने के लिए। सो माई डॉटर्स ऑल्सो हेल्प। इतने अच्छे विषय पे बात हो रही है आपसे, कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हर इंसान बहुत ईजिली अपने घर में भी रह के कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है। जैसे हम लेदर यूज़ करते हैं, क्या आपको मालूम है ये लेदर कैसे प्रोक्योर किया जाता है? आप लोग गूगल में देखिए कि लेदर इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। हम छोटी छोटी चीज़ें अगर हम छोड़ देते हैं, अगर हम लेदर यूज़ करना छोड़ देते हैं तो एक बहुत बड़ा हम एफ़र्ट कर पाएंगे। उसमें क्या है, जैसे काफ लेदर भी यूज़ होता है। काफ का मतलब है बच्चा, तो बच्चे का लेदर निकाला जाता है और बहुत बहुत क्रूअल्टी होती है इसमें। और डेयरी इंडस्ट्री आज एक लेदर इंडस्ट्री को फीडर बन गई है। तो आप जैसे जैसे डिमांड क्रिएट करेंगे, अगर आप स्वच्छ दूध की मांग करेंगे तो आपको स्वच्छ दूध मिलेगा। तो हमें मांग क्रिएट करनी है करेक्ट चीज़ों की। अनुराधा जी, वाकई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कहा यह जाता है कि अपने लिए तो हर इंसान जीता है, दूसरों के लिए भी हम जीते हैं, लेकिन उनके लिए जीना जो बेजुबान है, जो खुद आपसे कुछ मांग नहीं सकते, कह नहीं सकते, उनके लिए आप इतना प्रयास कर रही हैं। वाकई हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इमेजेस में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और इतनी बड़ी ऑडियंस को हमने एड्रेस कर लिया तो ये बहुत आपके लिए थैंक यू।